तो दोस्तों स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सिलेक्शन लेने की ज़िद होना चाहिए, सिलेक्शन तभी मिलेगा। पढ़ाई करते रहना पड़ेगा और पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, लगातार पढ़ाई करते रहें, क्योंकि एक ना एक दिन ये हमारा जो तैयारी है वो तैयारी हमें एक ना एक दिन कुछ ना कुछ फल देगी। तो बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 जो है जीके जीएस के लिए हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए जो बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा है अगस्त में प्रस्तावित है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न आएंगे जैसे प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं, तो देर ना करते हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में आपसे कहा है कि अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है। तो ये किसका अनुवाद है, इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र का। ठीक है, पंचतंत्र जिसमें चालाक लोमड़ी की कहानी है उसी पंचतंत्र से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न अगले प्रश्न का आंसर देखिए क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था इसका प्रथम अध्यक्ष। तो दूसरे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय के बारे में आप एक बात और फैक्ट जान लें कि लाला लाजपत राय की ही लाठियों के प्रहार से जो हुई थी वो मृत्यु हो गई थी, क्योंकि इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। और इस साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था, क्योंकि जो साइमन कमीशन था उसमें सभी जो सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर लाठियों के प्रहार से वार किया गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 पर देखिए, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ किया गया था, कहाँ किया था इन्होंने। तो तीसरे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। एक तो कन्नौज में किया था और एक प्रयाग में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछ रहा है, किस शासक ने अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे। यानी किस शासन में शासक अपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया करते थे। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 4 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है चोल वंश के जो शासक थे वे अपना उत्तराधिकारी पहले ही घोषित कर दिया करते थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5, गोलघर का निर्माण कब हुआ। तो गोलघर का निर्माण कब हुआ, इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1786 में। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए, मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। किस मुगल बादशाह ने लिखी है फारसी में आत्मकथा। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा देखिए छठे का ठीक आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन क्या है देखिए, अकबर, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां। तो इसका छठे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला जहांगीर ने। ठीक, इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा 7 का, इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, डी वाला फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और इसके बाद चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। सबसे अधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के काल में थे। तो 8 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो औरंगजेब के काल में क्या था, सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या पूछा है, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा था। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा था। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 9 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कादरी वदायूनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है। तो कौन सा होगा इसका उद्गम स्थल, 10 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हरिके बांध से जो इंदिरा गांधी नहर है वो निकलती है। और इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान की सबसे बड़ी नहर भी जानी जाती है।
चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 देखिए, मानव नेत्र में कौन सा भाग दान किया जाता है। देखिए मानव नेत्र दान किया जाता है, लेकिन पूरा मानव नेत्र दान नहीं किया जाता है। इसका कौन सा पार्ट दान किया जाता है, तो 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कॉर्निया जो है ऑप्शन नंबर बी वाला, यही भाग जो है वो दान किया जाता है आँख से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 पे, पीलिया से प्रभावित होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा है, 12 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, सी वाला, यकृत। यकृत हो जाएगा, लीवर हमारा ठीक आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखिए, डायलिसिस किससे संबंधित है, तो डायलिसिस किससे संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन 13 का क्या ठीक हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, किडनी से संबंधित है। किडनी कितनी होती है हमारी बॉडी में, तो किडनी हमारी बॉडी में 2 होती हैं, जो रक्त जो ब्लड है, ब्लड को छानने का काम करती हैं। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, किडनी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। हल्दी जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, देखिए तना से। कहाँ से होती है, तना से। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन सा है। तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रज्जनामा। रज्जनामा क्या है, महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। तो 16 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 16 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए, बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था, तो 17 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, हेक्टर मुनरो इन्हें कहते हैं। अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 18 देखिए, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो कौन सा होगा, भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो इसका ठीक आंसर क्या होगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर ए वाला ही ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए, 1916 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था, जहां पर गरम दल और नरम दल का क्या हो गया था, मिलाप हो गया था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर डी, अंबिकाचरण मजूमदार ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21, भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था। तो भारत का पहला किसान आंदोलन था 21 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, डी वाला ठीक हो जाएगा, विजेलिया, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखिए, 22 क्या है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 22 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर देखिए 23, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। तो कौन था, तो इसका 23 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, ए वाला ठीक हो जाएगा, इल्तुमिश। कौन सा था, इल्तुमिश, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखिए, भारतीय के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। किस नगर के बाहर स्थित है, 24 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, देखिए गांधीनगर है, अहमदाबाद, राजकोट या वर्धा। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, अहमदाबाद। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 देखिए, 25 क्या पूछ रहा है, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो 1942 में जो 8 अगस्त को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, वो कांग्रेस ने कहाँ से प्रारंभ किया था। 25 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ये मुंबई से शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर देखिए 26, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा, 26 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 26 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, थार मरुस्थल जो है सबसे बड़ा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर
27 देखिए, कौन सी नदी विश्व रेखा को द्वार, विषुवत रेखा, यहाँ सॉरी यहाँ मिस्टेक है, तो यहाँ पर जो आपका आएगा विषुवत रेखा, कौन सा, विषुवत रेखा, क्या आएगा, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी है, तो 27 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ये जायरे, जिसे कांगो नदी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर देखिए 28, दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो दूरदृष्टि दोष जो हो जाता है तो उसमें प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर नहीं बनता है, तो कहाँ पर बनता है, या तो रेटिना के आगे बनता है या रेटिना के पीछे। तो एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूरदृष्टि दोष होता है। तो आप याद रखेंगे दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो 28 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 28 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ये रेटिना के पीछे बनता है। लेकिन अगर निकट दृष्टि दोष होता तो ये इसका ठीक आंसर होता कि रेटिना के आगे बनता, लेकिन इसमें दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब पूछा है तो रेटिना के पीछे बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखिए, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों। देखिए, जब पानी से भरी बोतल है अगर फ्रिज वगैरह में रख दें तो बर्फ़ से जम जाती है, और बर्फ़ से जब जम जाएगी तो वो फट जाएगी। ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो 29 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 29 का ऑप्शन देखिए, जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घटता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 नहीं पाए 30 में देखिए 30 क्या पूछ रहा है, मनुष्य खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो 30 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ठीक हो जाएगा। 29 हड्डियां जो है मनुष्य की खोपड़ी में पाई जाती हैं। आप इनमें से 14 हड्डियां याद रख लें, 14 हड्डियां जो है मनुष्य के चेहरे पर पाई जाती हैं, यानी फेस पर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। ओजोन जो है वायुमंडल में पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है, और ये एक ऐसी गैस है जो बहुत मोटी लेयर बना लेती है, उसी लेयर को कहते हैं ओजोन परत। और ये ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है, और इसीलिए ये जीवनदायी परत भी बोला जाता है। इसी कारण एक दिवस मनाया जाने लगा जिसे ओजोन दिवस कहते हैं। और ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका 31 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 31 का ठीक आंसर हो जाएगा सी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 देखिए, प्रश्न नंबर 32 क्या पूछ रहा है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। तो कौन था, 32 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 32 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली खान ने। किसने किया था, हैदर अली खान, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, बुद्ध उपदेश किससे संबंधित हैं। तो बुद्ध उपदेश किससे संबंधित हैं, 33 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आचरण की शुद्धता की पवित्रता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखिए, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी, किस सिख गुरु को दी थी 500 बीघा ज़मीन। तो 34 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ठीक हो जाएगा, गुरु रामदास को, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 35, किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम साक्ष्य चावल के कहाँ मिले हैं, तो 35 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, मध्य गंगा घाटी में मिले हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 देखिए, बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज ने समाप्त किया, किसने समाप्त किया था। 36 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, वारेंस हेस्टिंग ने बंगाल के दोहरे शासन को समाप्त किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की पर्वत श्रृंखला पूछिए। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए हैं, अल्पस है, हिमालय है, एंडीज़ है, रॉकी है, या रॉकी पर्वत। तो इनमें से ठीक आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर कौन सा है, 37, 37 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का ठीक आंसर हो जाएगा ए वाला, आल्प्स जो पर्वत है वो हमारी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखिए, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था। 38 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 देखिए, 39 में वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, तो 39 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 39 का ठीक आंसर सी वाला हो जाएगा, वी डी सावरकर ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर
40 पे चलते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तब कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, कोलकाता से प्रकाशित हुआ था हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर, और इसको कौन प्रकाशित, ये हर मंगलवार को होता था, साप्ताहिक पत्र था, और इसके लेखक कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ला थे। अगले प्रश्न देखिए 41 पे, देखिए 41 में क्या पूछा है? मुगल काल में किस जिले को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? तो सिराजे हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 41 का ठीक आंसर ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा? 41 का मुगल काल में सिराजे हिंद किसको जाना था? जौनपुर को। ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? तो इसको डी वाला ठीक हो जाएगा, जौनपुर को। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 42। देखिए फ्यूज तार का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो फ्यूज तार का संबंध जो है वो हमारा किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 42 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। किस पर आधारित है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। देखिए विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से क्या है, जब करंट जो होता है फ्यूज तार से ज़्यादा मात्रा में जब आ जाता है तब क्या होता है, करंट तार जो फ्यूज तार है वो पिघल जाता है और जो विद्युत सप्लाई है वो रुक जाती है। इस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43। देखिए बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 43 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? वायुमंडल का तैरना और बादल का तैरना किस पर है? तो 43 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यानता पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 44। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो 44 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, वलवन ने की थी। किसने की थी? वलवन ने। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताना है, कौन सी थी? तो 45 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कौन सी थी? पक्की ईंट से बनी इमारतें, ये इसकी मुख्य विशेषता आती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए मंदिर निर्माण इस काल में था ही नहीं, मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 46। देखिए किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? भारत में नहीं है, कौन सा, किसका उद्गम स्थल नहीं है? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 46 का ठीक आंसर हो जाएगा ए वाला, सतलज नदी जो है वो भारत से नहीं निकलती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 47। देखिए 47 में क्या पूछा है? 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दिल्ली अधिवेशन जो 1947 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? हाँ, तो ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा जो थी वो किस भाषा में लिखी थी? तो 48 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हिंदी में लिखी थी क्या, या ऑप्शन बी मराठी, गुजराती या अंग्रेजी में? हमें पता है क्योंकि महात्मा गांधी गुजरात से संबंध रखते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जो आत्मकथा थी वो गुजराती भाषा में लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए जो है वो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। और बैरोमीटर में अचानक अगर बैरोमीटर का दाब गिर जाता है तो इसका क्या संकेत होता है? तो इसका संकेत ये होता है, अगर अचानक बैरोमीटर का दाब कम हो जाता है तो आंधी और तूफान आने की संभावना होती है। अगर वायुमंडल का दाब अचानक धीरे धीरे अगर गिरता है तो बारिश होने की संभावना रहती है, और अगर वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे बढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना रहती है। चलिए हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए लास्ट प्रश्न क्या पूछा है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो किस अनुच्छेद में है? 50 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 19 में है प्रेस की जो स्वतंत्रता। तो यहीं पर हमारी क्लास एंड होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।